Hello everyone, welcome to Guru Mantra Academy. I am Arpit Chaturvedi and I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. So हम लोग गेट बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग इट. ओके, गेट बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग इसमें सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे. और कोई भी अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं, अगर आपको कोई भी किसी भी लेक्चर में दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से आपको कई सारी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो जनरेट होते हैं और कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं गेट में भी, डीबीटी में भी, सीएसआर में भी, सभी एग्जामिनेशंस में. यही चीज़ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर पर भी लागू होती है. ये भी आपको यहाँ से भी आपके कई सारे ऐसे छोटे क्वेश्चन डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं, जो आपको देखने को मिल जाते हैं अपने सभी एग्जामिनेशंस में. ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एंटीबॉडी स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. दोनों इम्यूनोलॉजी के एक सेपरेट पार्ट खुद को रखते हैं इम्यूनोलॉजी में. या मैं कह सकते हैं अगर कोई आदमी ये चाहता है कि इम्यूनोलॉजी पूरी ना पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें, तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को मिस नहीं कर सकता. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, यहाँ से शुरू करने की कोशिश करते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली अगर हम इसे समझें तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल चुका है प्रीवियस क्लास में कि इम्यूनोलॉजी क्या है. ठीक है, अच्छी बात है. इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम की स्टडी है. अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सेल्स और ऑर्गन्स का मिलके, जो कि हमारी बॉडी को फॉरेन ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, या उनसे बचा के रखता है, या उनसे लड़ने की ताकत देता है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उसका एक पार्ट है. मतलब कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना. ये पूरा एक अलग सिस्टम है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एम्पावर कर रहा है. देखिए, सिनर्जिक इफेक्ट, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सिनर्जिक इफेक्ट शो कर रहा है इम्यून सिस्टम के साथ मिलके, ताकि इम्यून सिस्टम एम्पावर हो सके. काम इसका वही है, चीज़ ये वही यूज़ कर रहा है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारा दोनों का ही पार्ट होता है. मतलब कहा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है वो सिर्फ इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारा कभी कभी, जैसे आप क्यूबे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि इनेट और एडेप्टिव दोनों ही जो हमारे पास इनेट या एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, दोनों का ही पार्ट हमको कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है. ऐसा क्यों, उसका भी आपको रीज़न मैं दे दूंगा. ठीक है, तो कई जगह आपको सिर्फ इनेट लिखा मिलेगा और कई जगह आपको इनेट और एडेप्टिव दोनों लिखा मिलेगा. जैसे कि क्यूबे हो गई अपनी, और जो बुक्स हैं, ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहाँ पे आपको इनेट और एडेप्टिव दोनों का पार्ट देखने को मिलेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. ठीक है, तो होता क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली एक ढेर सारे प्रोटीन्स का ग्रुप है. ठीक है, ढेर सारे प्रोटीन्स का ग्रुप है, और वो सभी प्रोटीन्स के, या जो वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में फॉरेन पैथोजन से लड़ने की ताकत दे रहे हैं, वो सब हेपेटोसाइट्स, या हम ये कह लें जो हमारे लिवर सेल्स हैं वहाँ से सेक्रेट होते हैं, और वो रहते हैं किसकी फॉर्म में? ज़ाइमोजन की फॉर्म में. ज़ाइमोजन क्या होती है? ज़ाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है एक तरीके से एंजाइम की. ये ज़ाइमोजन फॉर्म फिर क्या करी जाती है? ब्रेक करी जाती है, और ब्रेक होने के बाद किसके द्वारा ब्रेक करी जाएगी? प्रोटीएजेस के द्वारा. ठीक है, और ब्रेक होने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. तो लगभग हमारे सभी फैक्टर्स, ऑलमोस्ट 20 फैक्टर्स या 20 प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बनाते हैं, जिसमें से सभी लगभग ज़ाइमोजन की फॉर्म में सेक्रीट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं हेपेटोसाइट से या लिवर सेल से, और फिर प्रोटीएजेस की मदद से वो कन्वर्ट किए जाते हैं एक्टिव पार्ट में या एक्टिव फैक्टर में. ओके, तो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं हेपेटोसाइट से. मोर देन 20 टाइप हमको देखने को मिल रहे हैं, और ये सभी ज़ाइमोजन या प्रो एंजाइम की फॉर्म में रहते हैं. इनको क्लीव किया जाता है, तोड़ा जाता है, तब ये एक्टिव होते हैं, और इन सभी को लगभग हम कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं. ओके, कुछ और हैं ऐसे जिनमें हम बी और डी भी यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर हम सभी में कैपिटल लेटर सी से इन्हें डिनोट करते हैं, लाइक C1, C2, C3 ऐसे ही करके आगे तक.
ठीक है। होता क्या है कि जब ये ब्रेक होते हैं तो इनके आगे ए और बी लिखा जाता है स्मॉल, C1A। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप C1 को ब्रेक कर रहे हो तो यहां से 2 यूनिट निकलेंगी, C1A और C1B, जिसमें से C1A यूनिट छोटी होगी और C1B यूनिट होगी लार्जर। ठीक है, तो C1A निकल जाएगी, अलग चली जाएगी, C1B लार्जर होगी। ऐसे ही C2A C2B निकलती है, लेकिन C2 के साथ सिर्फ और सिर्फ C2 के साथ जब C2 ब्रेक होता है C2A और C2B में, तब क्या होता है, हमको C2B देखने को मिलता है क्या स्मॉलर, और C2A देखने को मिलता है लार्जर। ये सिर्फ इसी में ही होता है। बाकी आपके जितने भी ब्रेक होंगे, जैसे C3 ब्रेक होगा C3A और C3B में, तो C3A स्मॉल मिलेगा, C3B लार्ज मिलेगा, C4 C5 ऐसे ही सब हमको क्या मिलेंगे, जो B वाला पार्ट होगा वो लार्ज होगा और A वाला पार्ट स्मॉल होगा। लेकिन हमारा C2 है, जब वो ब्रेक होता है C2A और C2B में, तो C2A जो है वो बड़ा होता है और C2B जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, ये एक ऐसे ही आपको याद रखने वाली चीज़ है बी के लिए, है ना, जो आपको याद रखने की, हाँ C2A B में कन्वर्ट होते हैं और ऐसे ऐसे हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हमारे पास 3 पाथवे होते हैं। अच्छा, वो पढ़ने से पहले, वो जानने से पहले हम लोग कुछ ऐसी बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट जो हमारा पाथवे है, प्रोटीन्स हैं, क्या इनके पास खुद से इतनी ताकत होती है कि पूरी तरीके से खत्म करवा दें या पूरी तरीके से क्लीव कर दें जो एंटीजन है उसको, ठीक है, या जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म उसको? तो ऐसा नहीं होता। ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे एंटीबॉडी अटैच्ड है तो ये उसका FC पोर्शन पहचान के तब अपना C1 लेके जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर इन्होंने पहचान लिया है कि ये कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, उससे अटैच हो गए, तो फिर वहां पे एंटीबॉडी को बुलाएंगे कि एंटीबॉडी आओ यहाँ बाइंड करो और ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, इसको किल कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज वो क्या करेंगे, जो फैगोसाइट्स हैं उनको बुलाएंगे या उनके लिए रिसेप्टर का काम करेंगे कि हाँ ये देखो ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, इसे किल कर दो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अकेले कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मिलके पूरा क्लीवेज या पूरी तरीके से जो लिसिस है वो नहीं करता है या हमको कम करता हुआ मिलता है। हालांकि जो मैक बनता है यानी कि मेम्ब्रेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन ज्यादातर ये क्या करता है, बाकी सारी चीजों को साथ मिलकर क्लीव करने की या खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि मैक बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे वो 3 पाथवे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन से ऐसे वो 3 पाथवे हैं जिनके थ्रू कॉम्प्लीमेंट जो एक्टिवेशन है वो होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के 3 पाथवे हैं, लेकिन वो तीनों ही जाके एक जगह मर्ज हो जाते हैं। हम 3 पाथवे लेके चलेंगे यहाँ से ऐसे, और तीनों ये एक जगह जाके मर्ज हो जाएंगे और आगे मैक बनाएंगे, ठीक है। तो तीनों ये एक जगह जाके मर्ज हो जाएंगे, बस इनके एक्टिवेशन का जो मतलब क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। कौन कौन से 3 पाथवे हैं? क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेट पाथवे और लेक्टिन पाथवे। क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेट और लेक्टिन, या क्लासिकल, लेक्टिन और ऑल्टरनेट, ये 3 हमको पाथवे देखने को मिल रहे हैं। ये तीनों ही पाथवे अलग अलग तरीके से एक्टिवेट होते हैं और फाइनली मर्ज हो जाते हैं जाके, या एक जगह मिल जाते हैं जाके C5 कन्वर्टेज पे। जब ये कन्वर्ट होते 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 C5 तक ब्रेक होता है, जैसे ही C5 ब्रेक होता है और C5 कन्वर्टेज बनाता है, वहां पे जाके तीनों पाथवे मर्ज कर जाते हैं, और उसके आगे का जो पाथवे है C9 तक, वो हमको एक साथ देखने को मिलता है तीनों का, जिससे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम एक एक करके इन पाथवे को देखने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों पाथवे आगे हैं क्या और क्या यहाँ पे हो रहा है। तो हमारे जो 3 पाथवे हैं, क्या नाम है उसका? क्लासिकल, ऑल्टरनेट और लेक्टिन पाथवे, ठीक है। लेक्टिन पाथवे को हम मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लेक्टिन पाथवे हमको देखने को मिलता है। ये सभी पाथवे शुरू अलग अलग तरीके से होंगे, ट्रिगर अलग अलग तरीके से होंगे, लेकिन अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे या कन्वर्ज हो जाएंगे जाके C5 कन्वर्टेज पे, ठीक है। जब C5 कन्वर्टेज बनेगा तो सारे पाथवे यानी कि अल्टरनेट, क्लासिकल और लेक्टिन सभी पाथवे एक साथ मिल जाएंगे, फिर ये एक साथ मिल के मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मतलब इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो तीनों में ही सिमिलर होंगे और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तीनों में ही एक जैसा बनेगा, मैक, ठीक है। और वो अल्टीमेटली पैथोजन को किल कर देगा, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके इनकी बात करें, सबसे पहले क्लासिकल पाथवे की, जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, और इसी के होने की वजह से ये कहा जाता है कि जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी पार्ट है। क्योंकि किसी एंटीजन के लिए, मतलब
किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म के लिए एंटीबॉडीज जो फ्री रोमिंग होती हैं या जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो तब डेवलप होती है जब बी सेल एक्टिवेट होते हैं एंटीजन से मिलने के बाद। तो हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल फिर क्या करते हैं, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसके लिए एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिकल पाथवे है इसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, किसके लिए, ट्रिगर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट पाथवे को या कॉम्प्लीमेंट पाथवे को शुरू करने के लिए। अब आप ये कहो कि ये एंटीबॉडी तो तब बनेगी जब स्पेसिफिसिटी होगी, किसके लिए स्पेसिफिसिटी होगी, एंटीजन के लिए। अगर एंटीजन के लिए स्पेसिफिसिटी है तो ये तो एडेप्टिव इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इननेट में तो स्पेसिफिसिटी होती नहीं है। अगर ऐसा है तो क्लासिकल पाथवे पार्ट होना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट पाथवे पार्ट होना चाहिए किसका, ये पार्ट होना चाहिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। इननेट का पार्ट क्यों गिन रहे हैं, तो ये चीजें हमको देखनी पड़ती हैं और इसीलिए इसको इननेट और एक्वायर्ड दोनों का पार्ट मानते हैं। आपसे पूछा क्या जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जरूरी होता है या इनमें से कौन से पाथवे में एंटीबॉडी जरूरी होती है। ठीक है, क्लासिकल पाथवे तीनों में से एक इकलौता ऐसा पाथवे है जिसमें हमको एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है या एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। इसके बाद लेक्टिन में और ऑल्टरनेट में दोनों में ही एंटीजन एंटीबॉडी की कोई भी जरूरत एंटीबॉडी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटीजन नहीं होगा तो शुरुआत ही नहीं होगी इसकी। ठीक है, एंटीजन तो रहेगा ही लेकिन एंटीबॉडी की हमको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की कोई जरूरत नहीं होगी, एंटीबॉडी की भी कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मतलब ट्रिगर करने के लिए आगे होगी, ठीक है, ट्रिगर करने के लिए नहीं होगी। तो क्लासिकल पाथवे इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है, कैसे कि इसमें हमें एंटीजन एंटीबॉडी की जरूरत पड़ रही है। कैसे जरूरत पड़ रही है, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये है फॉरेन बॉडी, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया है मान लीजिए। ठीक है, अब इसको एंटीबॉडी ने पहचान लिया है और एंटीबॉडी इस पे ऐसे बाइंड हो गई है। एंटीबॉडी के दो रीजन होते हैं, अभी हम लोगों ने इसमें क्लास में नहीं बताया लेकिन जनरली हमको पता होगा कि हमारे पास दो रीजन होते हैं, FAB और FC। FAB जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग और जो FC रीजन होता है उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है, तो FAB रीजन एंटीजन से बाइंड करता है और FC रीजन क्या होता है, इसके पास इस FC रीजन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग फैकोसाइट्स के ऊपर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी किलिंग के लिए। तो FC रीजन या फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल जो कि हेवी चेन से मिलकर बना होता है उसको पहचानता है C1 प्रोटीन। ठीक है, उसको C1 प्रोटीन पहचानता है और जब ये बाइंड करता है किसके साथ, एंटीबॉडी जब बाइंड करती है एंटीजन के साथ तब C1 प्रोटीन क्या करता है, वहां पे बाइंड करता है इस FC रीजन पे आके यहाँ पे। ठीक है, और जब ये FC रीजन के साथ बाइंड करता है C1 प्रोटीन तब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे ट्रिगर हो जाता है क्योंकि C1 प्रोटीन छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा मल्टीमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, C1 प्रोटीन एक लार्ज मल्टीमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें ढेर सारी यूनिट्स होती हैं, है ना, जिसमें हमको एक मॉलिक्यूल देखने को मिलता है C1Q का, दो मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं C1R और C1S के। C1R और C1S जो है ये हमारे प्रोटीएजेस का काम करते हैं। ठीक है, C1R और C1S जो है प्रोटीएजेस का काम करते हैं। जब ये इसके साथ FC रीजन के साथ बाइंड होता है और ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है तब इस एंटीबॉडी का जो कॉन्फर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से चेंज होता है कि C1 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। एक बार C1 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो इसकी C1R और C1S सब यूनिट एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, और C1Q तो एक्टिवेट है ही, तो होता क्या है कि इसके बाद और फैक्टर आके बाइंड होना शुरू करते हैं। यहाँ पे C2 आएगा बाइंड होगा, C3 हमारे पास C4 आएगा बाइंड होगा। ठीक है, C2 आएगा बाइंड होगा, C4 आएगा बाइंड होगा। तो C2 आएगा तो C1R और C1S, ठीक है, ये क्या करेंगे, प्रोटीएजेस का काम कर रहे हैं। हमको अभी पता था कि C4 C2 सब किसके फॉर्म में है, ये सब जाइमोजेन की फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इनको ब्रेक कर दिया जाएगा। C2 ब्रेक होगा C2A और C2B में, C4 ब्रेक होगा C4A और C4B में। लेकिन C2A लार्ज यूनिट है वो यहाँ अटैच हो जाएगी और C2B यहाँ से निकल जाएगी। C4 जब ब्रेक होगा C4A और C4B में तो C4B लार्ज यूनिट है, C4B लार्ज यूनिट है, ये यहाँ अटैच हो जाएगी इसके ऊपर और C4A निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये C4A चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, और ये C4A जब चली जाएगी तो C4B वहाँ पे अटैच हो जाएगी। ये सब सरफेस पे अटैच होते चले जाएंगे। ठीक है, जब C4B अटैच हो जाएगी हमारे पास
C2A अटैच हो जाएगी वहाँ पे और C2B वहाँ से चली जाएगी, तब ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या कहलाएगा, तब ये कॉम्प्लेक्स C4B C2A क्या करेगा, C3 को एक्टिवेट करेगा। जब ये C3 को एक्टिवेट करेगा तब इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे क्या, C3 कन्वर्टेज। एक बार ये C3 एक्टिव हो गया C3 और C3B में, जिसमें C3B लार्ज सब यूनिट होगा, C3A स्मॉल सब यूनिट होगा, ये C3B अटैच हो जाएगा इस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स के साथ और C3A निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा और फिर ये C3B क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे, C4B C2A C3B। अब ये ऐसे साथ में मिलके बन जाएंगे C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज का मतलब क्या, अब ये C5 को ब्रेक करेंगे और जब ये C5 को ब्रेक करेंगे तब ये C5 को क्या करेंगे, ब्रेक करके C5A और C5B में कन्वर्ट कर देंगे। ये C5 क्या करेगा, ये C5 इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये C5 फिर से इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगी, या हम ये कह लें यहाँ पे हम इसको रोकेंगे, यहाँ तक पाथवे को। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना था कि ट्रिगर कैसे हुआ, ठीक है, और अल्टीमेटली ये सब आके C5 कन्वर्टेज पे रुक जाएगा। अब ये C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, तीनों ही पाथवे में अलग अलग तरीके से जो एक्टिवेट हो रहे हैं, आगे का काम सिमिलर रहेगा। तो C5 कन्वर्टेज तक आके अब रोकिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं जब मैक बनेगा उसमें, ठीक है। प्रोटीन्स वैसे ही हैं C6 C7 C8 C9, लेकिन यहां तक आके C5 कन्वर्टेज तक आके तीनों पाथवे आपस में मर्ज हो जाते हैं इस स्टेप के बाद। तो इसमें एक्टिवेशन कैसा हुआ, एंटीजन था, एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी के FC पोर्शन पे क्या बाइंड किया, C1 ने कन्वर्ट किया C4 को, C4 ने कन्वर्ट किया C2 को, C2 और C4 ने मिलकर कन्वर्ट किया C3 को, और C3 C2 C4 ने मिलकर कन्वर्ट किया C5 को। जब ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली हमारे पास C5 कन्वर्टेज सामने आ गया। तो ये हमारा था क्लासिकल पाथवे। दूसरा पाथवे ऑल्टरनेट पाथवे, ये बहुत ही सिंपल है, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चे भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है इन तीनों में। C5 कन्वर्टेज हमारा बन चुका है, क्लासिकल पाथवे अलग हो चुका है। ऑल्टरनेट पाथवे में क्या है कि इसमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि एक बैक्टीरियम है या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, ये हमारी बॉडी में एंटर किया, ठीक है, बैक्टीरिया है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया, इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल लाइपोपॉलीसैकेराइड कंटेंट हमको देखने को मिलेगा, जो कि हमारी बॉडी के जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं वो पहचान लेंगे। फॉर एग्जांपल C3 पहचान लेगा, ठीक है, और क्या करेगा, C3 जाके उसकी सरफेस पे बाइंड कर जाएगा, C3 जाके इसकी सरफेस पे डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और फिर अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, इस C3 की हाइड्रोलिसिस होगी। दिस C3 अंडरगो स्लो स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से बना के बता रहा हूँ, ये सच है, ऐसा ही हर जगह आपको मिलेगा, ऐसा ही होता है। ऑल्टरनेटिव पाथवे में बड़ा इजी है, बस फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया, C3 प्रोटीन घूम रहे थे सीरम में, वो जाके अटैच हो गए उसके सरफेस पे और फिर अपने आप धीरे धीरे स्लो स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस हो गई C3 की। हाइड्रोलिसिस कैसे हुई, ब्रेक हो गया C3A और C3B में। जब ये C3A और C3B में ब्रेक हुआ तब इसको एडिशनल फैक्टर इसके स्टेबिलिटी के लिए चाहिए था, और वो फैक्टर आता है फैक्टर B, ठीक है। अब फैक्टर B आता है, फैक्टर B जब आता है इसके साथ तो वो एक और फैक्टर को बुलाता है फैक्टर या प्रोटीन D, ठीक है। तो ये फैक्टर D क्या करता है, क्लीवेज का काम करता है। किसकी क्लीवेज, फैक्टर B की क्लीवेज। वो क्लीव कर देता है फैक्टर B को BA और BB में, और बनाता क्या है, C3 कन्वर्टेज। वो बन जाता है C3BBB। जो C3 था आपका, जब ये अटैच हुआ, ठीक, और स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस हुई, तो इसके मान लीजिए अभी हमको मिल रहे थे 10 मॉलिक्यूल C3A और C3B के। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, फिर यहाँ पे इसने बुलाया, किसको बुलाया, फैक्टर B को। फैक्टर B आके यहाँ बाइंड हुआ, फैक्टर B की क्लीवेज के लिए कोई प्रोटीएज चाहिए था, तो आया प्रोटीन D और उसने फैक्टर B को ब्रेक कर दिया। तो जब फैक्टर B के साथ मिलके जो B था वो टूटा BA और BB में, तो इस BB के साथ मिलके जो आपका C3B के 10 मॉलिक्यूल थे उसने बनाया C3 कन्वर्टेज। तो अब वो 10 मॉलिक्यूल C3 कन्वर्टेज बनाने के बाद 100 या 1000 C3 मॉलिक्यूल को या C3 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें,
C3B C3A में, फिर ये C3B क्या करेगा, इसके साथ मिलके बनाएगा C5 कन्वर्टेज। ठीक है, C5 कन्वर्टेज बना देगा और C5 कन्वर्टेज पे आके फिर ये पाथवे यहीं पे रुक जाएगा। और जब फिर ये पाथवे यहाँ पे रुकेगा, मतलब रुकेगा नहीं, यहाँ पे पाथवे आके मर्ज होने, तो आगे की स्टेप हम लोग एक साथ देखेंगे। तो ये हमारा सेकंड पाथवे, ऑल्टरनेट पाथवे। थर्ड पाथवे में मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। ठीक है, लेक्टिन क्या होता है, लेक्टिन वो प्रोटीन होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करती हैं, सभी प्रोटीन, कॉमन नेम है ये। लेक्टिन उन प्रोटीन्स को बोलते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो है वो हमको ऐसा क्या देखने को मिल रहा है, इसमें होता क्या है कि कुछ बैक्टीरिया एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बिना एंटीबॉडीज के और एंडोटॉक्सिन के। कैसे होता क्या है कि इनकी सरफेस पे जो बैक्टीरियाज आते हैं, इनकी सरफेस पे हमको क्या देखने को मिलता है, मैनोज रेजिड्यूज देखने को मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे हमको मैनोज रेजिड्यूज देखने को मिलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट में जो भी इनके सरफेस पे रहते हैं वो जनरली हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स की सरफेस पे नहीं मिलते। तो हमारे पास होते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स, यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स जो कि कार्बोहाइड्रेट या मैनोज से बाइंड करें। तो जब मैनोज से बाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है। अगर हमारी बॉडी में ऐसा होता तो ये चीज़ हमारे पास ना होती, लेकिन हमारे पास मैनोज नहीं होता सरफेस पे, तो ये उससे बाइंड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमको देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया है जैसे कि साल्मोनेला, लिस्टीरिया, ठीक है, निसेरिया स्ट्रेन्स हैं, कुछ फंगस हैं, वायरसेस हैं जैसे कि HIV, इनमें हमको ये मैनोज देखने को मिलता है सरफेस पे। और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एक एक्यूट फेज प्रोटीन है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जब कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है और वहां पे प्राइमरी रिस्पांस हमारी बॉडी का शुरू हो चुका होता है। ठीक है, तो जब ये बाइंड करते हैं हमारे मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, तब क्या होता है कि सरफेस पे बाइंड करने के बाद इनके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इनके जो सरफेस पे क्या नीचे कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। कौन से कॉम्पोनेंट्स, MASP1 और MASP2, जो कि इस मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने वो पढ़ा है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। तो टायरोसिन काइनेजेस क्या होता है कि सरफेस पे जब रिसेप्टर बाइंड करता है तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस क्या करते हैं, ऐसे करके पेयर बना लेते हैं और उनके C टर्मिनल पे जो टायरोसिन रेजिड्यू, जो हमारे काइनेज एक्टिविटी होती है, वो ट्रिगर हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे ही इसके नीचे MASP1 और MASP2 अटैच होते हैं। ठीक है, और MASP2 का मतलब होता है मेम्ब्रेन बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस। अब आपको पता है हमें तो घूम फिर के प्रोटीएज एक्टिवेट करने हैं, तो हमने प्रोटीएज एक्टिवेट कर दिए। कैसे, जब MBL बाइंड किया किसके साथ, अपने लिगैंड के साथ जो कि था मैनोज, और उससे एसोसिएटेड MASP1 MASP2 क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। और जैसे ही एक्टिवेट हुए फिर ये आगे कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, क्या बनाने के लिए, MASP1 MASP2 एक्टिवेट हुए, C4 को कन्वर्ट किया C4B में, C2 को कन्वर्ट किया C2A में, इनको मिला के बनाया C3 कन्वर्टेज, और उससे मिलके बना C5 कन्वर्टेज, और अल्टीमेटली फिर ये पाथवे वहीं पे आके रुक गया। तो ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसका, ऑल्टरनेटिव पाथवे, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे। ऑल्टरनेट में माइक्रोब के सरफेस पे डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस हो रही है C3 की, C3A और C3B में। ये C3A यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है, C3B आगे जा रहा है, यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, ये C3 कन्वर्टेज बना रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मिल के क्या बना रहा है, C5 कन्वर्टेज बना रहा है। अल्टीमेटली हमको ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे ही C5 कन्वर्टेज हमारे क्लासिकल पाथवे के थ्रू बन रहा है, और ऐसे ही C5 कन्वर्टेज हमारे लेक्टिन पाथवे के थ्रू बन रहा है। एक छोटी सी चीज़ आप लोग ये ज़रूर जानना चाहोगे कि ये जो C3B कन्वर्ट हो रहा है, इसे C3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C3A और C3B में। C5 कन्वर्ट हो रहा है C5A और C5B में। तो आप ये पूछोगे कि ये C3A कहाँ जा रहा है, C5A कहाँ जा रहा है, इनका क्या हो रहा है। तो ये C3A और C5A काम करते हैं एनाफाइलोटॉक्सिन का। अब ये एनाफाइलोटॉक्सिन क्या होता है, एनाफाइलोटॉक्सिन ये होता है कि जब होता क्या है कि एक जगह आग लगी, ठीक, एक जगह आग लगी, आप गए बिल्डिंग आपने देखी, आग लगी। अब क्या हुआ, वहां पे आग देखने वाले लोग पहुंचे, कुछ लोग उसमें से क्या करेंगे कि आग को बुझाने का काम करेंगे,
और कुछ लोग भाग के बाकियों को बताने का काम करेंगे, दूसरे लोगों को, भागो भागो आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी। ठीक, तो ये C3A और C5A जो है ये आग लगी आग लगी आग लगी वाली जो है, ठीक है, आग लगा देंगे वाले नहीं है, आग लगी 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 वाले। ठीक, होता क्या है कि कहीं पे भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया, C3 जब कन्वर्ट हुआ C3B और C3A में, C5 जब कन्वर्ट हुआ C5A और C5B में, तो ये C3A C5A जाते हैं और चारों तरफ ये सिग्नल देते हैं कि यहाँ पे फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है, इस जगह हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक्टिवेट हुआ है। और बाकी सभी जितनी चीज़ें हैं जैसे कि इनेट के मैक्रोफेजेस हो गए, फैगोसाइट्स जो अलग अलग हैं, वो आ जाओ तुम आ जाओ, कीमोकाइन आ जाओ, टी सेल आ जाओ, ये डेंड्राइटिक सेल आ जाओ, सबको बुलाने का काम करते हैं, एक तरीके का इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको एनाफाइलोटॉक्सिन बोला जाता है ना। तो ये काम करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमारा सेम हो गया, कहाँ तक, C5 कन्वर्टेज तक। इसके बाद बनता है हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। फाइनल हमारे पास टोटल 9 फैक्टर तक यहाँ पे या C9 तक जो काम कर रहे हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। हो क्या रहा है, C5 कन्वर्टेज अब क्या कर रहा है, C5 को कन्वर्ट कर रहा है C5A में और C5B में। यहाँ तक सेम था, C5 कन्वर्टेज बन चुका है, ये C5A C5B में कन्वर्ट कर रहा है। C5B C6 के साथ मिलता है, ठीक, और क्या बनाता है C5B C6, C6 C7 के साथ मिलता है, बनाता है C5B C6 C7, C7 C8 के साथ मिलता है, बनाता है C5B C6 C7 C8। जब ये बनाता है तो इस तरीके का छोटा सा पोर बनता है और उसके बाद C9 प्रोटीन आती है और C9 प्रोटीन आके यहाँ पे क्या करती है, एक बड़ा सा पोर बना देती है। इस पोर के बनते ही क्या होता है, वाटर की एंट्री हो जाती है और जितने भी ATM पोटेशियम अमाइनो एसिड्स हैं वो सब बाहर की तरफ आ जाते हैं और ऐसा होने से हमारा एंजाइम जो है वो हमारा जो सेल है वो किल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे हमको ग्रैंजाइम्स हैं जो देखने को मिलते हैं, जो यहाँ से सेक्रीट होते हैं अलग अलग सेल्स के द्वारा, जिनके थ्रू ये जो पोर्स होते हैं, ठीक है, ये पोर्स बनते हैं, इनके थ्रू ग्रैंजाइम्स अंदर चले जाते हैं और अंदर की सभी चीज़ों को ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि हमारे न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, सभी चीज़ों को। अल्टीमेटली मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक तरीके का ऐसे पोर बना देते हैं आपके मेम्ब्रेन में, जो कि नहीं होना चाहिए, जहाँ से वाटर अंदर चला जाता है और सेल वो बर्स्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म होता है वो। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, ये इसी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की मदद से हो रहा है, जो कि इस C5B C6 C7 C8 C9 से मिलकर बना है। और हाँ, C6 C7 C8 C9 ये ब्रेक नहीं होते, मतलब ये C6A C6B C7A C7B में ब्रेक नहीं होते, ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, जो कि हमको पता होना चाहिए। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि एंटीबॉडी जो है वो एक वाई शेप मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो एक वाई शेप मॉलिक्यूल है जो कि 4 चेन से मिलके बनी होती है। जनरली 4 चेन से मिलके बनी होती है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सारे वो पॉइंट बता दूंगा जो पूछे जाते हैं। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, ये है आपकी हैवी चेन ग्रीन वाली, ठीक, और ये है आपकी लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन दोनों में ही आपको 2 रीजन देखने को मिलते हैं या 2 तरीके के रीजन देखने को मिलते हैं। एक रीजन होता है वेरिएबल रीजन, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, और एक रीजन होता है कांस्टेंट रीजन, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो वेरिएबल रीजन जो लाइट का होता है, लाइट चेन का होता है, उसको हम कहते हैं VL। जो वेरिएबल रीजन हैवी चेन का होता है उसको हम कहते हैं VH। तो टोटल कितने VL होंगे हमारे पास, 2। कितने VH होंगे, 2। तो टोटल वेरिएबल रीजन कितने होंगे, 4। ठीक, कांस्टेंट रीजन जो होता है लाइट चेन का उसको हम कहते हैं Cl और हैवी चेन का उसको हम कहते हैं CH। तो हमारे पास जनरली कितने हैवी चेन में देखने को मिलते हैं कांस्टेंट रीजन, CH1 CH2 CH3। ठीक, ऐसे ही इधर CH1 CH2 CH3 और एक यहाँ पे VH। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं या कांस्टेंट डोमेन देखने को मिल रहे हैं, और जो वेरिएबल रीजन है वो हमको देखने को मिल रहा है, दोनों में अलग अलग। अब इनका काम क्या है, इनका क्या फंक्शन है। तो जो हमारे वेरिएबल रीजन है ये VH और VL, और ये VH और VL, ये VH और VL मिल के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा हाइपर वेरिएबल रीजन। ठीक है, हाइपर वेरिएबल रीजन एक साथ मिलके, या हम ये कह लें ये बनाते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास जो एंटीजन है वो है अराउंड 10 टू द पावर 11। ठीक है,
एंटीजन है अराउंड 10 टू द पावर 11, एंटीबॉडीज हैं 5, तो 10 टू द पावर 11 एंटीजन से बाइंड करने के लिए सिर्फ 5 एंटीबॉडीज, तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ तो अलग होना पड़ेगा। तो इन एंटीबॉडीज में जो वेरिएबल रीजन है ये हर एंटीबॉडी में अलग होता है, लेकिन एंटीबॉडी के दोनों आर्म्स में सेम होता है, यानी कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन सेम होगा, लेकिन दूसरी एंटीबॉडी से नहीं मिलेगा, दूसरी एंटीबॉडी से हमेशा अलग होगा। तो ऐसे हमको 10 टू द पावर 11 एंटीजन से कोप अप करने के लिए इन एंटीबॉडीज में ये वेरिएबल रीजन बनाना पड़ता है, और यही वेरिएबल रीजन साथ में मिलके VH और VL साथ में मिलके एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं, और यहाँ से एंटीजन बाइंड होता है। तो एक IgG, ये नॉर्मली IgG का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, हमारे पास 5 एंटीबॉडीज होती हैं, जिनमें से IgG एक साथ 2 एंटीजन से बाइंड कर सकती है अगर एंटीजन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तब, ठीक है। तो ये जो आपका वेरिएबल रीजन होता है ये अराउंड 110 से 130 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, और कांस्टेंट रीजन तो हमको अलग अलग देखने को मिलता है अलग अलग एंटीबॉडीज में। तो बेसिकली आपके पास 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो अगर आप क्या करोगे, इसका आप HDS पेज कराना चाहो, मतलब अगर आप ये देखो कि हाँ इसमें क्या चेंज है ये, और आप इसका बीटा मर्केप्टो इथेनॉल की प्रेजेंस में HDS पेज कराओ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले बीटा मर्केप्टो इथेनॉल से ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे डाइसल्फाइड, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको अपने जो पेज है, जो HDS पेज है, उस पर कितने बैंड देखने को मिलेंगे, उस पर आपको देखने को मिलेंगे 2 बैंड। 2 बैंड क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बैंड होगा लाइट चेन का, एक बैंड होगा हैवी चेन का। हैवी चेन वाले में 2 होंगे हमारे पास, क्या 2 हैवी चेन, और लाइट चेन में भी हमारे पास 2 लाइट चेन होंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको HDS पेज पे इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा IgG एंटीबॉडी का। IgG का अलग होता है, M का अलग होता है, A का अलग होता है, अलग अलग होते हैं उनके HDS पेज पे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ऊपर का फ्रेगमेंट होता है जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है उसको हम कहते हैं FAB रीजन। FAB का मतलब होता है फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और नीचे का जो रीजन होता है कांस्टेंट रीजन उसको हम कहते हैं FC रीजन। इसको कहा जाता है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, ठीक है। इस फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल के अगेंस्ट या इस फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल के लिए ढेर सारे सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और हमारे NK सेल्स, इन सभी पे इस FC रीजन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। होता क्या है, एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया, एंटीबॉडी ने उसे बाइंड कर लिया FAB रीजन से, और उसका FC रीजन फ्री है। इस FC रीजन को सेल्स पहचानेंगे, यहाँ से आके बाइंड करेंगे और ये जानेंगे अगर ये एंटीबॉडी बाइंड है किसके साथ, इस एंटीजन के साथ, तो ये फॉरेन है और उसे खा लो। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्सोनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। होता क्या है कि एंटीबॉडी खुद किल नहीं करती है, ये किल करने की टेंडेंसी बढ़वा देती है, ठीक है, किल कर होने की टेंडेंसी बढ़वा देती है, और उसी को प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम प्रोटीएस ट्रीटमेंट करते हैं। ये प्रोटीएस ट्रीटमेंट कई बार पूछा जाता है कि अगर आपके पास एंटीबॉडी है और उस एंटीबॉडी को आप क्या करो, उस एंटीबॉडी को आप प्रोटियोलिटिकली क्लीव करो, पैपाइन से और पेप्सिन से, ठीक है। एक तो पूछा जाता है कि आप अगर बीटा मर्केप्टो इथेनॉल की प्रेजेंस में HDS पेज करोगे तब क्या मिलेगा, और दूसरा पैपाइन से करो और पेप्सिन से करो तो आपको क्या मिलेगा। तो अगर आप अपनी एंटीबॉडी को पैपाइन का ट्रीटमेंट करोगे तो आपको 2 FAB फ्रेगमेंट देखने मिल जाएंगे, या 2 FAB वाले के साथ ऐसे लाइट चेन हैवी चेन का डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और अपना एक FC रीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया था क्लीव करके। फिर पेप्सिन से अगर आप डाइजेस्ट करोगे तो आपको सिर्फ 2 FAB रीजन देखने को मिलेंगे, और FC रीजन क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है सब फ्रेगमेंट्स में, जो कि एक्सट्रैक्टेबल नहीं होता। तो आपको ये बात याद रखनी है, पैपाइन से करेंगे तो 2 FAB रीजन, एक FC रीजन, पेप्सिन से करेंगे तो सिर्फ 2 FAB रीजन, और अगर आप बीटा मर्केप्टो इथेनॉल के प्रेजेंस में HDS पेज करेंगे तो हमारे पास 2 बैंड आएंगे, एक हैवी चेन का और एक लाइट चेन का, जिसमें से 2 लाइट चेन होंगी, 2 हैवी चेन होंगी। तो कुछ इस तरीके का हमको एंटीबॉडी का अपना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के बाद। ओके, तो हमारे पास अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की, कौन कौन सी टाइप्स की और कैसी एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी, तो हमारे पास 5 टाइप की एंटीबॉडी देखने को मिलती हैं, IgM, D, G, A, E, ठीक है। और इनके अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है। हालांकि जब ये सेल की यानी कि बी सेल की सरफेस पे होती हैं तब ये सब सिर्फ मोनोमेरिक फॉर्म में होती हैं ऐसे, लेकिन जब ये सेक्रीट हो जाती हैं, ठीक है, जब ये ब्लड में आ जाती हैं, सिंथेसाइज हो जाती हैं, तब
इनके अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल IgG जब सिंथेसाइज होती है तो मोनोमेरिक रहती है, IgM पेंटामेरिक हो जाती है, IgA डाइमर बना के रहती है या ट्राइमर बना के रहती है, IgD मोनोमेरिक रहती है और IgE मोनोमेरिक रहती है। ठीक है, तो IgG जो है ये हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ना, सबसे ज़्यादा ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन एक्टिविटी में पार्ट लेती है। इसके कुछ सब क्लासेस भी होते हैं, IgG1, IgG2, G3 एंड G4। ठीक है, जो कि हमको देखने को मिलता है। IgM जो है ये हमको देखने को मिलती है पेंटामेरिक फॉर्म में, है ना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके पास कितनी 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, लेकिन ये एक साथ 10 एंटीजन बाइंड कर नहीं सकता, या मैं कह लें एक साथ 10 एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। तो इसीलिए ये 5 एंटीजन से बाइंड कर सकता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि IgM के पास सेक्रेटरी IgM जो होता है उसके पास कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, बशर्ते एंटीजन सेम होना चाहिए। अलग अलग एंटीजन से बाइंड नहीं करेगा, एक ही एंटीजन से बाइंड करेगा, 10 मॉलिक्यूल से कर सकता है उसके। ठीक है, फिर है IgA, है ना। IgA जो है वो हमको ज़्यादातर अपने म्यूकस एरिया में देखने को मिलती है, म्यूकोजल टिश्यू में देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा जो गट लाइनिंग हो गई उसमें या सलाइवा में, इन सब में हमको देखने को मिलता है IgA। IgD है हमारा, इसका अननोन फंक्शन है अभी तक, लेकिन ये हमारे बी सेल के जो सरफेस रिसेप्टर है उस पर देखने को मिलता है। IgE जो है ये हमारे एलर्जिक रिएक्शन में पार्ट लेता है, यानी कि कई बार पूछा जाता है कि अगर कोई हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है या अस्थमा हो रहा है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी रोल प्ले कर रही है, तो वो होती है हमारी IgE। जब भी किसी की कोई एलर्जी होती है तो IgE एंटीबॉडी उसकी बॉडी में बढ़ जाती है या ईसिनोफिल्स उसकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये हमको देखने को मिल रहा है, इस तरीके के हमारे टाइप्स जो है हमको एंटीबॉडी को देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई हो, अगर ना समझ में आई तो आप लोग को पता है आपको क्या करना है, आप हम लोग को बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर से शेयर करिए, वरना आपके लिए इतना सफिशिएंट है अगर आप इस चीज़ को देखने फोकस कर रहे हो। ठीक है, और आप विजिट करिए गुरुमंत्र अकेडमी की वेबसाइट, इसके अलावा आप इन गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच फॉर नाउ।